भीमपुर नाम का एक गांव में सलीम करके एक कबाड़ी था। उसके पास न रहने के लिए कोई घर था, न कोई जान पहचान वाला। एक बार वह कुछ कबाड़ी का सामान लेके गांव में चल रहा था कि इतने में प्रकाश करके एक आदमी आम रस पी रहा था। उसको देखकर सलीम के मुंह में पानी आ गया। तभी प्रकाश उसको देखा। अरे ओ कबाड़ी वाला, क्या देख रहे हो ऐसा? ये बहुत महंगी आम रस है। तुम्हारी औकात ही क्या है इसे पीने के लिए? चल चल यहाँ से। हाँ, मेरी नसीब ही खराब है जो एक अच्छी आम रस भी खरीद के नहीं पी सकता। ऐसा बोल के वहां से जा रहा था। इतने में एक जगह एक साधु बाबा को बेहोश होकर नीचे गिरा पड़ा हुआ देखा। जल्दी से सलीम पास ही एक पंप से पानी लाकर उस साधु बाबा के मुंह में छिड़कता है। साधु बाबा उठिए, क्या हो गया आपको? उठिए। क्या हो गया मुझे? मैं कैसे गिर गया? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। बाबा, मैं इस रास्ते से जा रहा था तो मैं आपको यहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ देखा। शुक्र है आपकी जान बच गई। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी हर मर्जी पूरी करूँगा। साधु बाबा, मुझे आम रस पीने की बहुत मन कर रहा है। मुझे बहुत अच्छी लगती है आम रस। बेटा, ये लो मेरा जादुई कमंडल। इसमें से तुम जितना चाहो उतना आम रस मिलेगा। इसे ले जाकर संभाल के रखना। सलीम उसे लेकर उस कमंडल में से आम रस पीने लगता है, लेकिन उसको प्रकाश देख लेता है। उसे देखकर ऐसा सोचा, अरे इस गरीब कबाड़ी वाला आम रस पी रहा है। लगता है उस कमंडल में जादू है, नहीं तो उसके पास इतने पैसे कैसे? मुझे इस कमंडल को किसी भी तरह हड़पना है। ऐसा सोचकर सलीम का पीछा करता है। जब सलीम कुछ काम में लग जाता है तभी पीछे से उस कमंडल को चोरी करके उसके घर चला जाता है। फिर उस कमंडल से आमरस के लिए पूछता है। उसमें से आमरस तो निकली, लेकिन आमरस एक नदी की तरह बहने लगी, रुकने की नाम ही नहीं ले रही थी। थोड़ी ही देर में प्रकाश का घर, गलियां और सारा गांव आमरस के भाड़ में डूब जाती है। सलीम ये सब देखकर उस नदी में तैरकर आमरस जहाँ से आ रहा था उसे पहचान के प्रकाश के घर तक आ जाता है। सलीम, मुझे माफ कर दो, इस आमरस की नदी से बचा लो। तभी सलीम उस जादुई कमंडल को हाथ में लेकर ऐसा बोला, हे जादुई कमंडल, तुम ये सारी आमरस की भाड़ को अपने अंदर फिर से ले लेना। ऐसा बोलने पर सारा आमरस फिर से उस कमंडल के अंदर चला जाता है और गांव पहले की तरह हो जाती है। तब से सलीम सिर्फ वही नहीं बल्कि गांव में सारे गरीब लोगों को उस कमंडल के आमरस पिलाने लगता है। 5 पैसा चोर। एक गांव में किशन नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही शैतान और बदमाश था। वो चाकू छुरी चलाने में बहुत माहिर था और वो इसी के बल पर पूरे गांव में चोरी और डाके डाला करता था। पूरे गांव के लोग उससे बहुत ही परेशान थे। एक दिन गांव के सभी लोग मिलकर सरपंच के पास उसकी शिकायत लेकर गए। सरपंच जी, देखिए, इस किशन ने बहुत तंग किया हुआ है। जब देखो हमें लूटता रहता है। अब तो इस गांव में रहना मुश्किल हो गया है। आप कुछ कीजिए वरना हम सभी लोग गांव छोड़कर चले जाएंगे। गांव वालों की शिकायत सुनकर सरपंच ने कहा, ठीक है, मुझे कुछ दिन का समय दीजिए। मैं कल ही शहर जाकर बड़े थानेदार साहब से बात करता हूँ, वही कुछ हल निकालेंगे। और अगले दिन सरपंच किशन की शिकायत लेकर गांव से शहर बड़े थाने गया और सरपंच ने वहां जाकर इंस्पेक्टर विजय को सारी बात बताई। सरपंच की बात सुनकर इंस्पेक्टर विजय ने हवलदार से कहा, अरे हवलदार सुनो, अभी जीप निकालो, हम खुद जाकर गांव में रहेंगे, फिर देखते हैं किशन कैसे बचता है। और इंस्पेक्टर विजय सरपंच और अपने साथियों को लेकर गांव में बिना वर्दी के आ जाता है और उसी रात इंस्पेक्टर विजय किशन को चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लेता है और उसे जेल में बंद कर देता है। जेल में किशन बांस के फर्नीचर बनाने का काम सीखता है, लेकिन वो सुधरने के लिए नहीं बल्कि किसी और मकसद से ये काम सीख रहा था। अपनी सजा काटने के बाद जब किशन बाहर आता है तो वो फिर से चोरी करना शुरू कर देता है
और दिखावे के लिए गांव में ही एक बांस के फर्नीचर बनाने की दुकान खोल लेता है। लेकिन कुछ दिनों बाद किशन शहर जाकर वहाँ एक बड़े बैंक में चोरी करता है और सारा पैसा एक बड़े बांस के फर्नीचर में छुपा देता है ताकि किसी को पता ही नहीं चले। अगले दिन सुबह शहर में हंगामा मच जाता है और इंस्पेक्टर विजय को इसकी छानबीन करने के आदेश दिए जाते हैं। इंस्पेक्टर विजय को सीधा सीधा किशन पे शक होता है और वो पुलिस को लेकर किशन की दुकान में आते हैं। अरे किशन, कैसे हो भाई? आइए साहब आइए, देखिए ना, मैंने तो सब चोरी चकारी छोड़ दिया है, बस अब मेहनत करता हूँ, 2 रोटी कमा लेता हूँ। अरे वाह किशन, तुमने तो बड़ा अच्छा फर्नीचर बनाया है भाई। अरे ये इतने मोटे बांस की कुर्सी ये किसने बनवाई है भाई? अरे नहीं साहब, ये तो बस मैंने दुकान में रखने के लिए बनाई है, लोगों को सैंपल दिखाना पड़ता है ना, इसीलिए मैंने मोटे बांस की बनाई है ताकि ज़्यादा दिन तक टिकी रहे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है भाई, हमें इसे बेच दो। अरे नहीं साहब, जैसा मैंने कहा ना, ये तो बस दुकान में रखने के लिए बनाई है। किशन की बात सुनकर इंस्पेक्टर को उस पर शक होता है और वो अपने खोजी कुत्तों को बुलाता है। खोजी कुत्ते जैसे ही किशन की दुकान में आते हैं तो मोटे बांस की कुर्सी की ओर देखकर भौंकने लगते हैं। कुत्तों को भौंकता देखकर इंस्पेक्टर विजय सारी बात समझ जाता है और वो तुरंत सिपाहियों को आदेश देता है कि बांस की कुर्सी को तोड़ दिया जाए। सिपाही बांस की कुर्सी तोड़ते हैं और सभी लोग हैरान रह जाते हैं। उसके अंदर से तो नोट ही नोट निकल रहे थे, वो भी बैंक के डाके वाले नोट। और किशन की बांस में पैसा छुपाने की साजिश नाकामयाब होती है और पुलिस उसे पकड़कर जेल में बंद कर देती है और फिर से सभी लोग गांव में निश्चिंत होकर रहने लगते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, चोरी का फल बुरा ही होता है। प्लास्टिक बॉटल मछली पकड़ना। कई साल पहले सिम्हापुरी नाम का एक गांव था। वहां पर एक मछुआरा था जिसका नाम मल्लेश था। मल्लेश का परिवार गांव के बीचों बीच एक घर में रहते थे। उनका घर बहुत बड़ा था, इसीलिए सोमनाथ सेठ का नज़र उस पर पड़ा। सेठ उस घर को किसी भी तरह हड़पना चाहता था। कुछ साल पहले मल्लेश सेठ जी के यहाँ कुछ पैसे उधार लिए। एक दिन जब मल्लेश और उसका बेटा करीम मछलियाँ पकड़ रहे थे, सोमनाथ सेठ उनके आदमियों के साथ वहाँ पर आया। क्यों रे मल्लेश, तुम्हें चर्बी तो बहुत चढ़ गई है, कब चुकाओगे मेरे पैसे? कुछ महीने से ब्याज भी नहीं भरा। अरे ओ सेठ, संभाल के बातें करना। हर वक्त तुम्हारा नजर मेरे घर और मेरे जमीन पर ही है। मेरे जीते जी तुम उस पे हाथ नहीं लगा सकते। रुक, अभी तुम्हारा मजा चखाता हूँ। मल्लेश सेठ जी को मारने के लिए निकला, लेकिन उससे पहले ही सेठ जी के आदमी मल्लेश को पकड़कर बहुत बुरी तरह से पीटे। उस दंगल में मल्लेश का हाथ टूट गया। मल्लेश और उसका बेटा करीम घर जाकर जो कुछ भी हुआ उसके पत्नी से बोले। अरे अरे, ये क्या हुआ जी? उस सेठ का सत्यानाश हो। ऐसा आप गुस्से में काम किया तो अपना घर को क्या होगा? तुम घबराओ मत माँ, मैं हूं ना, मैं जाकर नदी से मछलियाँ पकड़ूंगा। अरे तुम क्या मछलियाँ पकड़ोगे? वहाँ पर बड़े बड़े मछुआरे मछलियाँ नहीं पकड़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं माँ, मेरे पास एक नया तरकीब है। मैं वहाँ पर प्लास्टिक बोतल का जाल बिछाऊंगा ताकि सारे मछलियाँ एक बार फंस गए तो अपने आप उस प्लास्टिक बोतल की जाल में आकर फंसेंगे। तो ही देखना। हाँ, जैसा करीम ने बोला, नदी में प्लास्टिक बोतल को एक बम्बू के साथ जोड़कर जाल बिछाता है। कुछ ही देर में बहुत सारी मछलियाँ जाल में फंसकर प्लास्टिक बोतल में जाकर फंस जाते हैं। करीम सब मछलियों को निकालकर बाजार में बेचकर बहुत सारा पैसा कमाकर घर जाकर पैसे अपने माँ को दिया। तू तो कमाल कर दिया बेटा। ये अजीब तरह का मछलियाँ पकड़ना तो कमाल का निकला। आप देखते जाओ माँ, मैं अपने इस अनोखी जाल को पेटेंट करके गांव में, शहरों में बेचूंगा। उस तरह हम और भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। जैसे ही करीम ने बोला वैसा ही किया। उस गांव में और शहर में प्लास्टिक बोतल मछली जाल का बहुत डिमांड निकल पड़ता है। सभी मछुआरे उसे खरीदने लगते हैं और आसानी से मछलियां पकड़ रहे थे। उस तरह करीम बहुत सारे पैसे कमाता है और जल्द ही सेठ सोमनाथ का कर्जा भी चुका देता है। तभी मल्लेश ने बोला, बेटा,
तूने हमारा घर और इज्जत को बचा लिया है। तूने अपनी चतुरता से असंभव को संभव करके दिखाया है। उस दिन से सारा परिवार हंसी खुशी जीने लगे। काला पिज्जा। कुछ साल पहले की बात थी। धर्मा करके एक आदमी था। उसका एक कैफे था, धर्मा कैफे। उसमें वह तरह तरह के पफ, समोसे, केक्स, ड्रिंक्स और कॉफ़ी भी बेचता था। उसका कैफे बहुत मशहूर था। सभी लोग वहाँ के स्वाद पसंद करते थे। कुछ साल तक उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन हाल ही में उसके यहाँ ग्राहक आना कम हो गए थे। तभी धर्मा ने उसके बेटा दीपक को बुलाया और ऐसा बोला, बेटा दीपक, तुम देख ही रहे हो कि इस गांव में और हमारे गली में भी 2-3 नए कैफ़े खुल चुके हैं। इसी कारण हमारे कैफ़े का आमदनी कम हो चुका है। अभी हम लॉस में चल रहे हैं। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या करूं। पिताजी, अभी आप इस कैफे को नहीं संभाल सकते। मैं इसके बारे में कुछ सोचता हूँ। दीपक अपने पिताजी को ऐसा बोलकर एक बहुत बड़ा काम अपने सर पे ले लिया। फिर दीपक सोच में पड़ जाता है। वह अपने कैफे में पूरी तरह बदलाव लाने की सोचता है। उसने तुरंत अपने दोस्त को बुलाकर सारे इंटीरियर्स को बदलने के लिए बोला, यार शेरू, मैं अपने कैफे में नया इंटीरियर बनाना चाहता हूँ ताकि उसको देखकर मेरे ग्राहक बढ़ सकें। ठीक है यार, वो तो आसानी सी बात है। थोड़े से ब्राइट कलर्स डालेंगे और लाइटिंग भी अच्छा लगाएंगे। देखना, तुम्हारा कैफे 5 स्टार होटल जैसा दिखेगा। जैसा उसने सोचा ऐसा ही हुआ। कैफे का सारा लुक दीपक और शेरू मिलकर बदल डालते हैं, लेकिन उसके कैफे के सेल्स में कुछ खास बदलाव नहीं आती। तभी एक दिन दीपक मुंह लटकाकर घर आया। उसको उदास देखकर धर्मा जी ने पूछे, क्या हुआ बेटा, आज तुम बहुत उदास दिख रहे हो। क्या करूं पिताजी, मैं अपने कैफे में बहुत कुछ बदल डाला, लेकिन फिर भी सेल्स नहीं बढ़ रहे हैं। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। बेटा कुछ ऐसा करो, एक अनोखी नया पकवान को शुरू करो जो सिर्फ हमारे कैफे में ही मिले, ताकि लोग उसे खाने के लिए भागते हुए आएं। पिताजी का बात मानकर दीपक इंटरनेट पे खोज शुरू किया। तरह तरह के डिशेस देखने लगा, लेकिन उसकी नज़र एक ब्लैक पिज्ज़ा पर पड़ती है। दीपक उस ब्लैक पिज्ज़ा को अपने कैफ़े में शुरू करना चाहा। जब से कैफ़े में ब्लैक पिज़्ज़ा बनाना शुरू किया, उसकी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि ब्लैक पिज़्ज़ा दिखने में काली है लेकिन बहुत स्वादिष्ट है। गांव में और शहर के लड़के लड़कियां, नौजवान उस ब्लैक पिज़्ज़ा को खाने के लिए आने लगे। दीपक भी ब्लैक पिज़्ज़ा के तस्वीरें कैफ़े के चारों तरफ लगा देता है। कुछ ही दिन में उस ब्लैक पिज़्ज़ा की वजह से लाखों रुपए कमाने लगता है। फिर एक आदमी आकर दीपक से बोला, अरे दीपक बेटा, तूने फिर से अपने पापा की कैफे को खोया हुआ वैभव लेके आया है। खुश रहो बेटा, खुश रहो।